2 सप्ताह बाद रविवार की सुबह मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड। आर्य और ईशानी हर सुबह चुपचाप अभ्यास करते थे। ईशानी की मूवमेंट तकनीक कोमल थी और हवा की तरह हल्की लगती थी। वह खामोश थी लेकिन बेहद तेज थी। उसकी हथेलियां कोमल लगती थीं लेकिन वास्तव में उनमें बहुत ताकत थी। आर्य की मूवमेंट तकनीक और भी अधिक प्रभावी थी। वह केवल तभी हिलता था जब उसे जरूरत होती थी। दोनों आकृतियां एक दूसरे के चारों ओर घूम रही थीं। ज्यादातर समय ईशानी हमला कर रही थी और आर्य चकमा दे रहा था। शायद ही कभी आर्य ईशानी के शरीर पर हल्का सा वार करता। हर बार जब वह उसे छूता तो उसके हमले रुक जाते। जब ऐसा होता तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने हमलों को जारी रखने से पहले एक पल के लिए सोचती। आधे घंटे बाद ईशानी पसीने से लथपथ थी। उसके ढीले मार्शल आर्ट्स के कपड़े भीगे हुए थे और उसके शरीर से चिपके हुए थे जिससे उसके कर्व्स दिखाई दे रहे थे। हम आज यहीं खत्म करते हैं, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। आर्य मुस्कुराया और एक हथेली के वार को चकमा दिया। ईशानी ने सिर हिलाया और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए नीचे बैठ गई। आज कैसा रहा? तुमने पहले से सुधार किया है। वास्तव में हाल ही में बहुत ज्यादा। ये सब बड़े भाई की वजह से है। आर्य उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराया। ईशानी ने अपने होंठ हिलाए। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी लेकिन वास्तव में इस लड़के की वजह से ही उसमें इतना सुधार हुआ था। उसकी फाउंडेशनल मूवमेंट तकनीक और पाम तकनीक परफेक्शन से बस एक कदम दूर थीं। हालांकि यह एक कदम एक विशाल खाई की तरह था। किसी को भाग्य, अंतर्दृष्टि और मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि प्रोडिजीज भी परफेक्शन तक नहीं पहुँच पाते थे। फिर ईशानी ने अपने माथे पर चिपके बालों की लटों को पीछे किया और मुस्कुराई। तो भैया ईशानी को कैसे चुकाना चाहेंगे? आर्य ने उसकी जानी पहचानी मुस्कान को देखा और जल्दी से अपना सिर हिलाया। गंभीरता से कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? भाई ही तो अपनी बहनों की मदद करते हैं। कौन जानता था कि ये दुष्ट दिल वाली लड़की क्या सोच रही थी? क्या होगा अगर उसने डैड को देखा और उनसे कहा कि वह उसे 18 अलग अलग पोजीशंस में रखना चाहता है? ये बहुत अच्छा नहीं होगा। ईशानी ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। तुम ग्रेजुएशन ट्रायल के लिए कैसी तैयारी कर रहे हो? ईशानी जानती थी कि वह अब आर्य की पूरी ताकत बाहर नहीं ला सकती। उसे भी नहीं पता था कि आर्य कितना मजबूत है। मैं ठीक हूँ, लेवल 8। आर्य मुस्कुराया। ईशानी ने आर्य को हैरानी से देखा। ऐसा लगता है कि लेवल 3 का कल्टिवेशन सीरम काफ़ी शक्तिशाली है। उस स्थिति में भैया आप मेरे जैसे ही लेवल पर हैं। आपकी युद्ध शक्ति। उसने आर्य को घूरा। आपके 4 स्मॉल स्टेट परफेक्शंस के साथ मार्शल वॉरियर स्टेट में शायद ही कोई आपका मुकाबला कर पाए, है ना? हे मैं लो प्रोफाइल रहता हूँ। आर्य हंसा। उसके पास सिर्फ 4 स्मॉल स्टेट परफेक्शंस नहीं थे। उसकी त्वचा, मांसपेशियां, नसें, हड्डियां, बोन मैरो, 5 आंतें और 6 अंग सभी परफेक्शन पर थे। आज उसे पूरा भरोसा था कि वह 12 मुख्य मेरिडियंस और आसपास के मेरिडियंस को भी परफेक्शन तक रिफाइन कर लेगा। तब तक वह लेवल 9 मार्शल वॉरियर बन जाएगा और उसे केवल रेन और डूप मेरिडियंस को परफेक्शन तक रिफाइन करने की आवश्यकता होगी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह अभी कितना मजबूत है, लेकिन वह साधारण लेवल 1 स्पिरिट मार्शल स्टेट वालों से नहीं डरता था। ईशानी ने देखा कि आर्य कितना घमंडी हो गया था और वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। वह उठी और आर्य को जल्दबाजी में कहा, जल्दी नहा लो। नहाने के बाद नाश्ता करो और फिर कल्टिवेशन के लिए जाओ। केवल 1 सप्ताह बचा है। हमारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। आर्य का मुंह हट गया और वह बेबसी से उठा। हाँ। नहाने के बाद आर्य और ईशानी घर लौट आए। विक्रम और सुनीता कंपनी में काम के कारण जल्दी चले गए थे, इसलिए नाश्ता मेज पर रखा हुआ था। दोनों ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया। ईशानी ने पूछा, वैसे मैं आज अलीशा के साथ खरीदारी करने जा रही हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं? आर्य सन रह गया। खरीदना? एक कल्टिवेशन के दीवाने के रूप में उसे वास्तव में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, है ना? उसे एक गर्लफ्रेंड की कमी थी, हालांकि उसे खरीदा नहीं जा सकता था। रुको, इस युग में रोबोट गर्लफ्रेंड्स थीं। वे लगभग बिल्कुल एक असली इंसान की तरह होती थीं और आपके साथ पूरे दिन खेलती थीं और न तो ईर्ष्या करती थीं और न ही आप पर गुस्सा करती थीं। उनकी बिक्री चौंकाने वाली थी। लड़कियां भी रोबोट बॉयफ्रेंड खरीद सकती थीं। कहा जाता है कि इसके कारण विवाह दर गिर गई और जनसंख्या गंभीर रूप से बूढ़ी हो गई। फिर फेडरेशन ने इस घटना को रोकने से पहले कानून बनाए। हालांकि रोबोट पार्टनर्स अभी भी बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली दैनिक वस्तु थे। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा चेहरा कितना अश्लील लग रहा है। ईशानी की आंखें ठंडी थीं। बिल्कुल नहीं, आर्य ने शिकायत की। दैनिक वस्तुएं खरीदना अश्लील कैसे था? आखिरकार आर्य ने अपना सिर हिलाया। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वह इस अजीब वस्तु के बारे में उत्सुक था, लेकिन एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में अगर उसने इसे खरीदा तो ये बहुत शर्मनाक होगा।
आर्य ने इस आकर्षक विचार को छोड़ दिया। ईशानी ने जाने से पहले आर्य को अजीब तरह से देखा। आर्य ने अपना चेहरा छुआ। क्या उसका हाव भाव वास्तव में पहले इतना अश्लील था? आर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसने कल्टिवेशन शुरू करने से पहले 10 हल्के लाल गोले निकाले। जैसे ही वे उसके मुंह में गए, गोले झुलसा देने वाली ऊर्जा में बदल गए और 12 मुख्य मेरिडियंस के साथ उसके शरीर के अंदर मेरिडियंस को रिफाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे छोटे हिस्सों को भी नहीं छोड़ा। 90% से अधिक मेरिडियंस चमकदार थे और माणिक की तरह दिख रहे थे। हर रिफाइनमेंट के साथ उसके दिमाग में दर्द की लहरें उठ रही थीं। हालांकि आर्य का चेहरा शांत था। उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और रिफाइन करता रहा। वह बार बार गोले खाता रहा। जब आसमान फिर से नारंगी हो गया तो आर्य ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसने 12 मुख्य मेरिडियंस का रिफाइनमेंट पूरा कर लिया था। उसने कुछ बेकार ची बाहर छोड़ी और बाथरूम की ओर चला गया, अपने शरीर के अंदर की अशुद्धियों को धो डाला। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक खुशी भरी मुस्कान दिखाए। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अगर उसने रेन और डू मेरिडियंस का रिफाइनमेंट पूरा कर लिया तो वह आसमान छू लेगा। बॉडी रिफाइनमेंट सभी मार्शल आर्ट्स की नींव थी। भविष्य के सभी स्टेट्स बॉडी रिफाइनमेंट की डिग्री से संबंधित होंगे। अपने पूर्ण परफेक्शन रिफाइनमेंट के साथ वह मानव जाति का एक प्रोडिजी बन जाएगा। हर तरह की लड़कियां उसके पास आएंगी और वह शिखर पर पहुंचेगा। ये सोचने में काफ़ी रोमांचक था। हालांकि उसने केवल थोड़ा ही कल्पना की थी। मानव जाति में बहुत से लोग थे, हर तरह के प्रोडिजीज दिखाई दे सकते थे। भले ही मानव जाति में कोई ना हो, ब्रह्मांड में अन्य जातियां थीं। मानव जाति विशाल ब्रह्मांड में बस एक साधारण बुद्धिमान जाति थी। बाथरूम से बाहर निकलकर आर्य नीचे चला गया। उसने देखा कि ईशानी कई तरह के बैग लेकर आ रही है और अलीशा उसके पीछे पीछे आ रही है। सीनियर भैया, अलीशा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आर्य को हाथ हिलाया। प्यारी छोटी जूनियर शेफ हाजिर है। क्या आपको सरप्राइज पसंद आया? इस दौरान आर्य हर दिन स्कूल के बाद ईशानी की क्लास में जाता था, इसलिए वह अक्सर अलीशा से मिलता था। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से काफ़ी परिचित हो गए। आर्य ने पाया कि यह नीले बालों वाली युवा लड़की ईशानी के विपरीत बेहद मासूम थी। छोटी शेफ, आर्य ने अलीशा को देखते हुए उलझन महसूस की। तुम आज यहाँ खाना बनाने आए हो? ईशानी ने कहा, मम्मी और पापा आज व्यस्त हैं, इसलिए वे वापस नहीं आएंगे। नौकरानी भी घर जा रही है। अलीशा शहर के इस तरफ थी, इसलिए उसने कहा कि वह हमारे लिए खाना बनाने आएगी। आर्य ने ये सुना और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने अलीशा को एक आभारी नज़र से देखा। उसने अभी अभी ईशानी का भयानक खाना चखा था। अगर आज घर पर केवल वे दोनों होते तो वे निश्चित रूप से बाहर से खाना ऑर्डर करते। हालांकि अलीशा उनके लिए खाना बनाने आई थी। वह वाकई ईशानी की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे वास्तव में ईशानी की वजह से फ़ायदा हुआ था। हे, सीनियर भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ केवल साधारण खूंखार जानवरों की सामग्री है, इसलिए हम केवल साधारण खाना ही खा सकते हैं, अलीशा ने शर्मिंदगी के साथ कहा। नहीं, वह पहले से ही बहुत अच्छा है। आर्य ने अलीशा को अंगूठा दिखाया। हम दोनों की तुलना में, जिन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, अलीशा तुम एक रक्षक की तरह हो। ईशानी ने अपने होंठ भींचे लेकिन बहस नहीं की। वह जानती थी कि उसका खाना कितना भयानक था। अलीशा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। तो आप बस इंतजार कीजिए सीनियर भैया, यह आपको निश्चित रूप से खुश कर देगा। फिर उसने खरीदा हुआ खाना रसोई में ले जाना शुरू कर दिया। ईशानी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन सोचा और पीछे हट गई। पिछली बार आर्य को अपना बना खाना देना केवल उसका नाटक था। इस बार रहने दो। ईशानी को अंदर जाने का इरादा न करते देख आर्य का तनावपूर्ण शरीर ढीला पड़ गया। कितना डरावना। ईशानी ने उन चीज़ों को खोलना शुरू किया जो उन्होंने खरीदी थीं। मार्शल आर्टिस्ट्स की त्वचा आमतौर पर बहुत अच्छी होती थी, इसलिए ईशानी और अलीशा ने वह मेकअप नहीं खरीदा जो लड़कियां आमतौर पर खरीदती थीं। उन्होंने केवल कुछ कपड़े और गहने खरीदे। आर्य ने कुछ बार देखा और फिर अरुचि से अपनी नज़रें हटा लीं। उफ, लड़कियां। अगर वह होता तो वह निश्चित रूप से सभी तरह के तकनीकी उत्पाद, कंप्यूटर और रोबोट खरीदता। ये पुरुषों का रोमांस था। फिर आर्य ने कंप्यूटर निकाला और ग्रेजुएशन ट्रायल से जुड़ी खबरें देखने लगा। फेडरल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन ट्रायल देखने आने की खबरें पूरे त्रिलोचन सिस्टम नेट पर छाई हुई थीं। इस वजह से कुछ अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने भी कुछ लोगों को भेजा। पूरा सिस्टम इस साल के ग्रेजुएशन ट्रायल को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। हर दिन इसके बारे में सुर्खियां बनती थीं। हालांकि आर्य ने बहुत देर तक खोजा लेकिन उसे ट्रायल के बारे में कुछ खास नहीं मिला। इस पल रसोई से एक आकर्षक खुशबू बाहर निकली। उसने कंप्यूटर बंद किया और रसोई की ओर देखा। उसे मानना ही पड़ेगा, वह वास्तव में एक स्पिरिट शेफ थी। ये केवल साधारण जानवर का मांस था और कोई कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियां नहीं थीं, और फिर भी वह ऐसे व्यंजन बना सकती थी।
बस खुशबू सूंघकर ही आर्य अपने पेट की पुकार महसूस कर सकता था। आर्य और ईशानी पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, खाने की तैयारी कर रहे थे। अलीशा ने रंग बिरंगे व्यंजनों की प्लेटें बाहर निकाली और जल्द ही उन्होंने पूरी मेज भर दी। फिर उसने रसोई साफ की और वह भी बैठ गई। अलीशा ने अपना चेहरा अपने हाथों पर टिकाया और आर्य को देखा, जो लगभग लार टपका रहा था, और फिर ईशानी को, इससे पहले कि उसने कहा, ठीक है, चलो खाते हैं। शेफ की अनुमति मिलने पर आर्य सुनहरे लाल स्वीट एंड सोर रिब को खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। तुरंत ही यह अवर्णनीय एहसास उसके मुंह में फट पड़ा। खट्टा और मीठा जानवर के मांस के साथ मिला हुआ। यह इतना अच्छा था कि वह लगभग रो पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसने स्वर्ग देख लिया हो। क्या उसने इसमें कोई ड्रग मिलाया था? ईशानी ने आर्य के चेहरे को देखा और अपने होंठ भींचे। क्या यह इतना अच्छा था? उसने बस कोई प्रयास नहीं किया। अगर वह प्रयास करती तो वह आसानी से कुछ भी बना सकती थी। वह अलीशा से कैसे हार सकती थी? ये सोचकर उसने ग्रह नीलम की विशेषता रेड हॉट बैम्बू उठाया और कुतरा। फिर उसका चेहरा जम गया। उसने हार का भाव दिखाया। ये स्वाद, ईशानी को लगा कि वह अपनी पूरी जिंदगी रसोई में बिता दे तो भी वह उस तक नहीं पहुंच पाएगी। दोनों के चेहरों पर संतुष्टि के भाव देखकर अलीशा ने एक खुशी भरी मुस्कान दिखाए। एक शेफ के रूप में सबसे खुशी की बात दूसरे लोगों को उसके खाने का आनंद लेते देखना था। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और चखा, लेकिन जल्द ही उसने भौहें सिकुड़ी। सामग्री सीमित थी और मेरा कौशल काफ़ी अच्छा नहीं है। मैंने कुछ बहुत उत्कृष्ट नहीं बनाया। यह अच्छा नहीं है। आर्य सन्न रह गया। उसने धूप और समुद्र तक देखे। उसे यहाँ तक शक हुआ कि इस डिश में नशा मिलाया गया था। वह ऐसी डिश से खुश कैसे नहीं हो सकती थी? अच्छा नहीं है। अलीशा ने अपना सिर हिलाया। ये चमक नहीं रहा है। जो खाना चमकता नहीं है वह अच्छा खाना नहीं होता। चमक। आर्य ने अलीशा को निशब्द होकर देखा। क्या उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे? स्पिरिट जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित मॉन्स्टर का मांस कभी कभी प्रकाश के साथ चमकता है। ये भोजन की शक्ति को अधिकतम करता है, अलीशा ने समझाया। आर्य और ईशानी दोनों ने सिर हिलाया। वे समझ नहीं पाए, लेकिन ये काफ़ी अद्भुत लग रहा था। वैसे सीनियर भैया, क्या आप ग्रह दक्षिण से खाने की कुछ सामग्री वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं? यदि आप करते हैं तो मैं ईशानी और आपके लिए असली स्पिरिट भोजन बना सकूंगी। आर्य हैरान था। उसके मुंह में पहले से ही लार आ रही थी। ये पहले से ही इतना अद्भुत था और उसने कहा कि यह और भी बेहतर हो सकता है। यह अच्छा नहीं है। उसे लगा कि उसे इसकी लत लग जाएगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आपको कौन सी सामग्री चाहिए? भले ही मुझे पूरे ग्रह दक्षिण को खोजना पड़े, मैं उन्हें आपके लिए ढूंढ लूंगा। खाने के लिए वह कुछ भी करेगा। अलीशा ने यह सुना और मुस्कुराई। तो चलिए एक दूसरे को ऑनलाइन जोड़ लेते हैं। मैं वापस जाकर इसके बारे में सोचूंगी और फिर आपको वो सामग्री भेजूंगी जो मुझे चाहिए। ज़रूर, कोई बात नहीं। आर्य मुस्कुराया और अलीशा के साथ संपर्क साझा किए। अलीशा ने आर्य के संपर्क को देखा और अपने होंठ उठाए। योजना सफल रही। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, वैसे अगर मुझे कल्टीवेशन के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, सीनियर भैया? ज़रूर, आर्य ने सिर हिलाया। अलीशा उनके लिए अच्छा खाना बना रही थी। निश्चित रूप से आर्य को उसकी कल्टीवेशन की कुछ समस्याओं में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बगल से उनकी बातचीत सुनकर ईशानी पूरी तरह से सन्न रह गई। यह क्या था? ईशानी ने अलीशा को एक जटिल भाव से देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अलीशा खाने को एक माध्यम बनाएगी। कितनी भयानक। हालांकि वह आर्य की बहन और अलीशा की सबसे अच्छी दोस्त थी। भले ही उसे गुस्सा आ रहा था, उसके पास दोनों को एक दूसरे से संपर्क करने से रोकने का कोई कारण नहीं था। वह केवल उन दोनों को संपर्क विवरण साझा करते हुए देख सकती थी। कितना गुस्सा दिलाने वाला था। अलीशा को घर लाना एक गलती थी। ईशानी की आंखें चमकीं। ऐसा लगता था कि उसे अलीशा को यह बताने का अवसर खोजना होगा कि वह और आर्य सगे भाई बहन नहीं हैं। ये बहुत अच्छा नहीं था। इस बीच आर्य का दिमाग उस शानदार खाने में खोया हुआ था। वह लगभग लार टपका रहा था। तीनों ने जल्दी से रात का खाना खत्म किया। हर कोई अपने दिमाग में अलग अलग विचारों में व्यस्त था। अलीशा मुस्कुराए और अलविदा कहकर घर चली गई। आर्य, तुम बर्तन धोगे? ईशानी ने ऊपर जाने से पहले दांत भींचते हुए कहा। आर्य, उसे क्यों लगा कि उसका मूड ठीक नहीं है। क्यों? आर्य ने अपनी ठुड्डी को छुआ, लेकिन कोई वजह नहीं सोच पाया, इसलिए उसने हार मान ली। बर्तन धोने के बाद आर्य अपने कमरे में वापस गया और पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। आर्य ने कभी इस डायमेंशन की रात नहीं देखी थी। जब भी वह अंदर आता सुबह ही होती थी। वह इस डायमेंशन में सबसे ज़्यादा 3 घंटे ही रुका था। उससे ज़्यादा रुकने पर शायद कोई शक्तिशाली जानवर उसे बुरी तरह दबोच लेता। धप। आर्य ने भावहीन होकर एक विशाल खरगोश को लात मारी जो उसे देखते ही उसकी ओर झपटा था।
मैं आर्य अब एक निर्दयी खरगोश हत्यारा होने पर गर्व नहीं करूंगा। आज इसी पल मैं और अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर्स पर हमला करूंगा। प्यारे छोटे खरगोश अब आर्य को संतुष्ट नहीं कर सकते थे, खरगोश के बिल भी नहीं। आखिरकार एक ही खरगोश के बिल से जो गोले उसने जमा किए थे वे केवल एक दिन के कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त थे। लाल गोलों का सबसे निचला स्तर उसके लिए बहुत कम प्रभाव डालता था। इस समय उसके मानसिक डायमेंशन में कुछ 100 निम्न स्तरीय लाल गोले जमा थे। वह उनका उपयोग भी नहीं करना चाहता था। अब अन्य मॉन्स्टर्स का शिकार करने का विचार करने का समय था। आर्य ने हरे भेड़ियों और बख्तरबंद कुत्तों के बारे में सोचा। वह शायद उन दोनों को आजमा सकता है। जहां तक अधिक शक्तिशाली लाल शेरों की बात है, आर्य अभी थोड़ा और जीना चाहता था। अपना लक्ष्य तय करने के बाद आर्य ने घास के मैदानों में घूमना शुरू कर दिया। एक अनुभवी शिकारी के रूप में केवल खरगोशों को मारने के बावजूद उसमें अभी भी कुछ बुनियादी सतर्कता थी। उसने अपनी पांचों इंद्रियों को अधिकतम तक बढ़ा दिया और ठंडी आंखों से लंबी घास को स्कैन किया। जल्द ही आर्य के कानों में एक तीखी आवाज पड़ी। उसकी पीठ के बाल अचानक खड़े हो गए और वह तेजी से धुंधला होकर गायब हो गया। फिर जिस घास पर वह खड़ा था वह एक अदृश्य ब्लेड से कट गई। कटाई चिकनी और साफ थी। कोई भी इससे देख सकता था कि वह अदृश्य ब्लेड कितना तेज था। उसे वह मिल गया। आर्य ने बाईं ओर कुछ घास को देखते हुए अपने होंठ उठाए जो 1 मीटर से अधिक लंबी थी। उसका खून खौल उठा और उसके शरीर से जीवंत सफ़ेद रोशनी निकली। उसने जमीन को धक्का दिया और घास की ओर झपटा। भेड़िया 1.5 मीटर ऊंचा हरा भेड़िया दहाड़ा और फिर घास से बाहर निकला। उसका मुलायम फर बिना हवा के ही हल्का लहरा रहा था। उसका शरीर खूंखार और गठीला था, साथ ही उसकी आंखें तेज और ठंडी हरी थीं। मानना पड़ेगा कि हरा भेड़िया काफी अच्छा दिख रहा था, हालांकि आर्य को परवाह नहीं थी। उसी पल आर्य हरे भेड़िए के बगल में प्रकट हुआ। धड़ाम! उसका दाहिना पैर एक चाबुक में बदल गया जो विस्फोट की आवाज करते हुए भेड़िए की कमर की ओर टकराया। ये देखकर भेड़िया बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। उसकी हरी आंखों में खूंखार चमक आ गई। फिर उसने अपना बायां अगला पंजा उठाया जो हरी रोशनी से चमक रहा था। तेज पंजा सफेद चमकदार पैर से टकराया। धड़ाम! सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। अचानक एक विशाल विस्फोट ने इस जगह को भर दिया। पंजे और पैर के टकराने के बिंदु से हवा का दबाव फट पड़ा जो सभी दिशाओं में फैल गया। घास, लंबी और छोटी दोनों, सब समतल हो गई, जिससे आदमी और भेड़िया साफ दिखाई देने लगे। जिस पल भेड़िए ने आर्य के पैर को रोका, उसने मुंह से एक हल्का हरा विंड ब्लेड थूका जो तेजी से उसकी ओर उड़ गया। साफ था कि यह विंड ब्लेड पहले वाले पारदर्शी विंड ब्लेड से ज्यादा मजबूत था। हरा भेड़िया गंभीर हो रहा था। आर्य की आंखें केंद्रित हो गईं। उसने अपना दाहिना पैर पीछे खींचा और बगल में हत्ते हुए अपनी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया। विंड ब्लेड के कारण हवा में हुई हलचल ने आर्य के कपड़े फाड़ दिए और उसके शरीर पर खरोंच की आवाज की। इससे पहले कि आर्य की परछाई गायब होती, आर्य पहले से ही हरे भेड़िए के सिर के ऊपर दिखाई दिया। आर्य की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने दोनों मुट्ठियां भींच लीं और उन्हें हरे भेड़िए के सिर की ओर दे मारा। धड़ाम! धड़ाम! भयानक अदृश्य मुक्के की ताकत ने हवा को चीर दिया और हरे भेड़िए पर प्रहार किया। ठीक जब आर्य ने सोचा कि यह हमला सफल होगा, हरा भेड़िया अचानक हरी रोशनी के साथ चमका और उस जगह से गायब हो गया। मुक्के की ताकत जमीन पर लगी, जिससे 2 विशाल गड्ढे बन गए। मिट्टी और घास हर जगह उड़ गई। आर्य धीरे से नीचे उतरा और दसियों मीटर दूर खड़े हरे भेड़िए को अपने होठों पर जीभ फेरते हुए देखा। ये भेड़िया थोड़ा मजबूत था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 1 और लेवल 2 का आसानी से मुकाबला कर लेना चाहिए था, लेकिन ये हरा भेड़िया उससे ज्यादा मजबूत था। लेकिन वह एक गर्म खून वाला युवक था। आर्य ने अपने होंठ उठाए और फिर से हमला किया। भेड़िया! हवा एक बार फिर हरे भेड़िए के चारों ओर घूमने लगी और उसका शरीर हरी रोशनी के साथ चमकने लगा। उसकी गति एक और स्तर तक बढ़ गई और वह आर्य की ओर झपटा। एक आदमी और एक भेड़िया हवा में भिड़ गए। सफ़ेद और हरी रोशनी टकराए और हर टक्कर के साथ विस्फोटक हवाएं आसपास की घास को उड़ा देती थीं। 100 से अधिक झड़पों के बाद आदमी और भेड़िया अलग हो गए। आर्य ने अपने मुंह से खून पोंछा और उन पंजे के निशानों को देखा जो उसके शरीर को ढक रहे थे। उसका मुंह हैंग गया। ये कमीना उससे तेज था। अगर बात सिर्फ ताकत की होती तो आर्य को लगता था कि वह हरे भेड़िए से नहीं हारेगा। हालांकि वह बस बहुत तेज था। उसने उसके सभी हमलों को चकमा दिया, जबकि आर्य हर बार एक पंजा खा रहा था। हालांकि उसने नाजुक क्षेत्रों को बचा लिया था, लेकिन ये चोटें अंततः भारी पड़ सकती थीं। आर्य को लगा कि यह मॉन्स्टर उसे मार भी सकता है। आर्य ने लगभग पूरी तरह से ठीक दिख रहे भेड़िए को देखा। उसकी आंखें चमकी। उसे एक निडर विचार आया था। हरे भेड़िए का अपने शिकार को आराम करने का कोई समय देने का इरादा नहीं था, क्योंकि वह तुरंत फिर से ऊपर झपटा, अपने मुंह से एक विंड ब्लेड छोड़ते हुए। आर्य ने विंड ब्लेड को चकमा दिया, लेकिन भेड़िए के पंजे को नहीं चकमा दे सका।
खच्चर, उसके शरीर का डिफेंस भेड़िए के पंजे के लिए कुछ भी नहीं था। अगर आर्य किसी नाजुक क्षेत्र को चकमा न देता तो वह तुरंत मर सकता था। छलकते खून और अत्यधिक दर्द को नज़रअंदाज करते हुए आर्य ने एक मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखें भयानक थीं क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ से पंजा पकड़ लिया और उसकी कमर पर हिंसक मुक्का मारा। गति के मामले में आर्य भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह इस हरे भेड़िए के साथ जान की बाजी लगाने जा रहा था। मुक्के के जोर ने तुरंत हरे भेड़िए के डिफेंस को चकनाचूर कर दिया। हड्डियों के चटकने की एक भयानक आवाज़ हरे भेड़िए के शरीर से गूंजी और उसने आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ मिला हुआ खून बाहर थूक दिया। उसकी हरी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने पंजे से संघर्ष किया जबकि दूसरे पंजे ने आर्य के सिर पर वार किया। ऐसा करते हुए उसके मुंह में एक और विंड ब्लेड बन गया। आर्य ने भावहीन होकर एक बार फिर हरे भेड़िए की कमर पर मुक्का मारा। अत्यधिक दर्द ने उसके मुंह में बन रहे विंड ब्लेड को नष्ट कर दिया। उसका तेज पंजा भी आर्य के सिर से चूक गया और इसके बजाय उसकी बाईं बांह पर लगा। हड्डियों के चटकने की एक और लहर सुनाई दी। आर्य की बांह ढीली पड़ गई और वह अब हरे भेड़िए के पंजे को पकड़ नहीं पा रहा था। हरे भेड़िए की आंखों में उत्साह चमक उठा और जैसे ही वह जाने की योजना बना रहा था आर्य का तीसरा मुक्का आ गया। धड़ाम, लगातार 3 मुक्के हर एक हरे भेड़िए के सबसे कमजोर हिस्से पर लगा। हरा भेड़िया दर्द से कराह उठा, उसका गठीला शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। आर्य की आंखें ठंडी थीं। उसने भारी दर्द और अपनी टूटी हुई बाईं बांह को नज़रअंदाज करते हुए पूरी ताकत से हरे भेड़िए की कमर पर फिर से 2 बार मुक्का मारा। हरे भेड़िए ने आंतरिक अंगों के साथ मिला हुआ और खून उगल दिया। उसकी खूंखार आंखें धुंधली हो गईं और मौत के आगे घुटने टेकने से पहले उसने थोड़ा संघर्ष किया। आर्य का शरीर लड़खड़ाया। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसका मुंह खून से सना हुआ था और उसकी बाईं बांह शायद बेकार हो चुकी थी। उसके शरीर की वर्तमान स्थिति के साथ ठीक होने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। हरे भेड़िए को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि आर्य इतना निर्णायक होगा और उसके साथ जान की बाजी लगा देगा। हरे भेड़िए के शरीर को धीरे धीरे धूल में बदलते देख आर्य के होंठ ऊपर उठ गए। उसके लिए यह एक बॉस जैसा पात्र था। उसे निश्चित रूप से उच्च स्तर के गोले मिलेंगे, है ना? जल्द ही हरा भेड़िया पूरी तरह से धूल में बदल गया और 4 गहरे लाल रंग के प्रकाश के गोले दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ विस्फोटक ऊर्जा घूम रही है। वे शायद हल्के लाल गोलों के विकसित संस्करण थे। वहां 2 पिस्ते के आकार के बैंगनी गोले भी थे। आर्य ने ऐसे दर्जनों गोले जमा कर लिए थे। आखिरकार हर सुपर विशाल खरगोश इनमें से एक गिराता था। उसका मानना था कि अगर वह इन सभी प्रकाश के गोलों को खा ले तो उसकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अंत में एक अजीब गोला था जिसे आर्य ने पहले कभी नहीं देखा था। इसका खोल पारदर्शी था और अंदर हल्की हरी रोशनी थी। जल्द ही उस कांच जैसे गोले को उसने अपने मानसिक डायमेंशन में रख दिया। बाहर निकलने के बाद आर्य इसका अध्ययन करेगा। वह दूसरी जगहों की ओर बढ़ने लगा। हरे भेड़िए के साथ लड़ाई बहुत तीव्र थी। यह अन्य शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर सकती थी। इस डायमेंशन में आप चाहे कितने भी सावधान क्यों न हो, ये कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं होता। आर्य ने अपने ढीले बाएं हाथ और अपने शरीर पर लगी विभिन्न चोटों को देखकर भौहें सिकुड़ीं। जंगल में ऐसी चोटें बहुत खतरनाक थीं। फिर उसकी आंखें चमकीं और उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता था कि उसे उन प्यारे खरगोशों की गुफाओं को उधार लेने की जरूरत है। ये वास्तव में उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। ये सोचकर आर्य सावधानी से आगे बढ़ा और खरगोश की गुफा की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही आर्य को एक गुफा मिल गई और उसने व्यास की तुलना करके ये सुनिश्चित किया कि यह कोई कुत्ते की गुफा, भेड़िए की गुफा या शेर की गुफा नहीं है। ऐसा करने के बाद आर्य खुशी खुशी अंदर चला गया। अब आर्य खरगोश की गुफाओं में ऐसे चलता था जैसे वे उसके अपने घर हों। अंदर के खरगोश सफ़ेद, गोलमटोल और प्यारे थे और प्रकाश के गोले गिराते थे। वह वास्तव में उनसे प्यार करता था। हालांकि जब से वह मजबूत हुआ था, खरगोश केवल कुछ ही साथियों के मरने के बाद भागने लगते थे। जरूरत पड़ने पर वे अपना घर भी छोड़ देते थे। ये सोचकर आर्य को किसी सुपरविलेन जैसा महसूस हुआ। जल्द ही खरगोशों के गुस्से और लड़ाई की आवाज़ें आईं। कुछ पलों बाद खरगोश घबराकर गुफा से बाहर भाग गए। आर्य ने खुशी खुशी गुफा पर कब्जा कर लिया और आराम किया। हालांकि यहाँ मरने वाला कोई भी जीव धूल में बदल जाता था। नहीं तो आर्य एक खरगोश को भूनकर खाना चाहता था। इतना बड़ा खरगोश निश्चित रूप से स्वादिष्ट होता। ये सोचकर आर्य को अलीशा के खाना पकाने की याद आ गई। वह वास्तव में बहुत अच्छा था। उसे वो सभी सामग्रियां जमा करनी होंगी जो अलीशा उसे बताएगी। आर्य ने अपना मन बना लिया। चूंकि आर्य के आंतरिक अंग परफेक्शन तक पहुंच चुके थे, इसलिए उसकी चोटें तेजी से ठीक हो जाती थीं। उसकी टूटी हुई बांह के अलावा उसे कोई गंभीर चोट नहीं थी। वह केवल एक दिन में काफ़ी हद तक ठीक हो गया।
ठीक जब आर्य उठा और फिर से मुसीबत मोल लेने की योजना बना रहा था, उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ। जब रोशनी वापस आई तो वह अपने कमरे में वापस आ चुका था। आर्य, अंदर रहने के लिए समय सीमा थी। आर्य रोना चाहता था। अगर उसे यह पता होता तो वह एक बेवकूफ़ की तरह पूरे दिन खरगोश की गुफा में कैसे रह सकता था। ये पहली बार था जब उसने खरगोशों से ज़्यादा मजबूत किसी जानवर को मारा था। उस चूहे की गिनती नहीं थी। वहाँ पूरा एक दिन रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि समय सीमा थी। लेकिन जल्द ही आर्य मुस्कुराया। उसे वास्तव में बहुत लालची नहीं होना चाहिए। अगर उसे बस एक और ब्रेक थ्रू मिल जाए तो वह आसानी से हरे भेड़ियों का शिकार करने में सक्षम होगा। आर्य को जल्द ही परवाह नहीं रही और उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग के अंदर उस छोटे डायमेंशन को देखा। जैसे जैसे उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ता गया, जगह भी उसके साथ बढ़ती गई। डायमेंशन के अंदर कुछ 100 छोटे हल्के लाल गोले, 100 से अधिक बड़े लाल गोले, दर्जनों छोटे बैंगनी गोले, 3 हल्के लाल गोले, साथ ही एक अजीब कांच जैसा गोला था। आर्य ने कांच का गोला निकाला और उसका अध्ययन करने लगा। गोले में एक हरी हवा घूम रही थी। आर्य अपने हाथ पर हवा के झोंकों को महसूस भी कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए हो। आखिर यह क्या था? लेकिन जल्द ही आर्य ने परवाह नहीं की और कांच के गोले को अन्य गोलों की तरह ही खा लिया। ये तुरंत ऊर्जा के एक झोंके में पिघल गया जो हरी हवा को उसके शरीर में ले गया। अन्य गोलों में मौजूद ऊर्जा के विपरीत यह ऊर्जा का झोंका उसके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल गया, जैसे साफ पानी में स्याही की एक बूंद गिरती है। हल्की हवा धीरे धीरे आर्य के शरीर में फैल गई। आर्य के दिमाग में अचानक कई तरह के विचार और आवेग कौंध गए। आर्य को लगा कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन वह इसे समझा नहीं सकता था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक हल्का बैंगनी गोला निकाला। उसने जल्दी से इसे खा लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसका दिमाग साफ था और अचानक आए विचार और आवेग आर्य द्वारा सोख लिए गए। उसका दिमाग हवा का झोंका बन गया था जो हवा में घुल गया। उसने हवा की अदृश्य प्रकृति को महसूस किया। अंधेरे कमरे में आर्य बिस्तर पर बैठा था और उसके शरीर की सतह पर हल्की हरी रोशनी बह रही थी। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे हल्की हवा चारों ओर तैरती हुई दिखाई देती। हर घंटे वह एक हल्का बैंगनी गोला निकालता और उसे खा लेता, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता। 3 घंटे तक ऐसा करने के बाद आर्य ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। उसका चेहरा शांत था और उसकी पुतलियों के नीचे हरी रोशनी चमकती हुई देखी जा सकती थी। कुछ मिनटों के बाद उसका मुंह हैंग गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने हाव भाव पर काबू नहीं रख पा रहा है। शांत चेहरा बनाए रखना बहुत मुश्किल था। वह वास्तव में इसे रोक नहीं सका। अच्छा है, उसे कुछ अद्भुत मिल गया था, है ना? आर्य ने अपने सामने अपना दाहिना हाथ उठाया। फिर कुछ भी करने से पहले एक हल्की हवा उसकी उंगलियों से गुजरी। हवा उसका एक हिस्सा बन गई थी। हवा को नियंत्रित करने की यह क्षमता उसके लिए स्वाभाविक हो गई थी। एक विचार के साथ हवा उठ गई। हालांकि उसने बहुत कम सीखा था और इस प्रकार उसकी हवा को नियंत्रित करने की क्षमताएं बहुत मजबूत नहीं थीं। आर्य ने मेज पर रखे कंप्यूटर की ओर हाथ हिलाया। हवा कंप्यूटर के चारों ओर घूमी और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाकर उसके पास ले आए। आर्य ने कंप्यूटर पकड़ा और मेज को पकड़ा। धातु की मेज थोड़ी डगमगाई और फिर वहीं स्थिर हो गई। क्या ये गॉड आर्ट थी? नैना की गॉड आर्ट में रुचि के कारण आर्य ने इस पर कुछ शोध किया था, इसलिए उसे गॉड आर्ट्स की थोड़ी समझ थी। तत्वों का नियंत्रण यह एक गॉड आर्ट थी, है ना? तो इसका मतलब है कि आज से मैं एक खुशहाल युवक रहूंगा। हवा के साथ दौड़ो। आर्य ने उत्साह से अपनी नई हवा को नियंत्रित करने की क्षमताओं के साथ खेला। आधे घंटे बाद वह आखिरकार रुका। अब कल्टीवेशन का समय था। उसी पल उसने मन बना लिया कि वह कल कुछ और हरे भेड़िए मारेगा। उस तरह उसकी गॉड आर्ट और मजबूत हो जाएगी। तब तक वह और भी खुश हो जाएगा। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। अपने उत्साह को नियंत्रित करते हुए आर्य ने हरे भेड़िए द्वारा गिराया गया लाल प्रकाश का गोला निकाला और तुरंत खा लिया। सुपर विशाल खरगोशों द्वारा गिराए गए विशाल लाल प्रकाश के गोलों की तुलना में हरे भेड़िए के प्रकाश में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत ऊर्जा थी। जैसे ही प्रकाश का गोला उसके मुंह में गया, वह ऊर्जा के एक विशाल प्रवाह में बदल गया जो उसके शरीर में बहने लगा। ये हिंसक रूप से उसके रेन और डू मेरिडियंस में घुस गया। उसके शरीर का सारा खून उबल रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह ऊर्जा द्वारा खींचा गया है। आर्य की त्वचा लाल हो गई और पसीना बहने लगा, धीरे धीरे नीचे टपकने लगा। खुरदरे मेरिडियंस इस ऊर्जा के प्रभाव में शुद्ध होते प्रतीत हो रहे थे। वे चौड़े और सख्त हो गए। आर्य के चेहरे पर शिकन आ गई। हर रिफाइनमेंट इतना दर्दनाक क्यों था? शायद ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। आर्य को लगा जैसे उसे ऊपर तक भरा जा रहा है। यह उसके लिए बहुत असहज भावना थी। जैसे जैसे बॉडी रिफाइनमेंट आगे बढ़ा, आर्य का चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया।
ऐसा नहीं था कि अब दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि वह दर्द के प्रति सुन्न हो गया था। 1 घंटे बाद आर्य ने अपनी आंखें खोलीं और भौहें सिकुड़ीं। एक हरे भेड़िए के गोले ने रिफाइनमेंट का केवल 5% ही पूरा किया था। अगर वह विशाल खरगोश के गोलों का उपयोग करता तो कौन जाने कितने लगते। उसने समय देखा, अभी सुबह के 2 ही बजे थे, नाइट लाइफ अभी शुरू ही हुई थी। कल्टीवेशन जारी रखो। आर्य ने अपना कल्टीवेशन जारी रखने से पहले एक और हरे भेड़िए का गोला निकाला। एक के बाद एक गोले, आर्य की शक्ति लगातार बढ़ती गई। जब सुबह के 6 बजे तो आर्य ने अपने दिमाग में छोटे डायमेंशन को देखा। उसने हरे भेड़िए के सभी गोले इस्तेमाल कर लिए थे। आखिरकार केवल 4 ही तो थे। अब जाकर वह रुका। कल्टीवेशन मुझे खुश करता है, कल्टीवेशन न कर पाना असहनीय है। आसमान धीरे धीरे रोशन हुआ। हमेशा की तरह आर्य ने शॉवल लिया, अपने शरीर से सारी अशुद्धियां साफ कीं। इसके बाद वह नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। उसने अभी अभी एक विंड कंट्रोलिंग गॉडात सीखी थी। वह इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। आर्य के शरीर की सतह पर हवा की धारियां दिखाई दीं। फिर आर्य ने अपने पैरों से जमीन पर थपकी दी और उस जगह से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह 100 मीटर दूर था। ये वास्तव में हवा जैसी गति थी। ऐसा लग रहा था कि वह हवा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। अगर वह दौड़ता तो हवा भी उसके लिए रास्ता छोड़ देती। बहुत कम प्रतिरोध था। उसकी गति पहले की तुलना में कम से कम 40% तेज थी। आर्य पागलों की तरह मुस्कुराया। मैं आर्य, हवा का पीछा करने वाला युवक, सुपर फास्ट हूं। फिर आर्य की आकृति ट्रेनिंग ग्राउंड से गायब और फिर से प्रकट होने लगी। जमीन, हवा और दीवार सभी पर उसके खुशहाल पैरों के निशान थे। जब वह पागल हो रहा था तभी ईशानी अंदर आई। उसने आर्य की चमकती आकृति देखी और सन्न रह गई। फिर उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी। ये लड़का फिर से मजबूत हो गया है। कुछ पलों बाद ईशानी ने देखा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आर्य को एहसास नहीं हुआ कि वह यहाँ है। वह अपनी जानी पहचानी मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सकी। वह धीरे से बोली, आर्य, क्या तुम मुझे अपनी मूवमेंट तकनीक दिखा रहे हो? आर्य जो आनंद की दुनिया में डूबा हुआ था अचानक रुक गया। आवाज का ये लहजा बहुत जाना पहचाना था। आलसी और कोमल लहजे ने आर्य को थोड़ी ठंडक महसूस कराई। हर बार जब वह कोमल लहजे का इस्तेमाल करती थी तो कुछ बुरा होना तय था। वह पहले भी कई बार इसका शिकार हो चुका था। उसने ईशानी को देखा और जल्दी से समझाया, मेरी बहन ईशानी जीवंत और प्यारी है। एक भाई के रूप में मैंने इसे अपने दिल में बहुत पहले ही अंकित कर लिया है, तो मैं इसे कैसे नहीं देख सकता? क्या ऐसा है? ईशानी ने एक आह भरी जिसने आर्य को भ्रमित कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक बटन दबाया। फ़ोन से आर्य की आवाज़ आई, मेरी बहन ईशानी जीवंत और प्यारी है। एक भाई के रूप में मैंने इसे अपने दिल में बहुत पहले ही अंकित कर लिया है, तो मैं इसे कैसे नहीं देख सकता? आर्य, ये सुनकर उसका शरीर जम गया और उसने ईशानी को अविश्वास से देखा। ईशानी को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने इसे 3 बार और बजाया। आर्य, जिसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, ने निराशा में पुकारा, रुको। वह मर जाना चाहता था। ईशानी ने आर्य को देखा, जो शर्मिंदगी के मारे लगभग जमीन पर गड़ गया था, और एक टेढ़ी मुस्कान दी। भैया, ईशानी इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेगी। आपको क्या लगता है अगर मैं डैड को ये सौंप दूं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आर्य का मुंह हैंग गया। अगर डैड ने वास्तव में ये सुन लिया तो शायद वे अस्पताल पहुंच जाएंगे। ईशानी, तुम बहुत दुष्ट हो। आर्य ने कड़वाहट से अपना मुंह खोला और साथ ही साथ फ़ोन छीनने के लिए अपनी स्थिति बना ली। अपनी गति के साथ उसके पास ऐसा करने का मौका निश्चित रूप से होगा। ठीक जब आर्य इसके लिए तैयारी कर रहा था, ईशानी मुस्कुराई और उसने फ़ोन अपनी छाती के बीच रख लिया। फिर उसने अपनी पतली उंगलियों से फ़ोन को नीचे दबाया। फ़ोन धीरे धीरे उसकी छाती में समा गया। आर्य, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या ये कोई 4th डायमेंशन वाली खाई थी? वह वहाँ से इसे कैसे निकाल सकता था? ईशानी ने उदास आर्य को देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। आखिरकार भैया बहुत मजबूत हैं। बस यही एक काम है जो ईशानी कर सकती है। फिर उसने अपना सीना और भौहें उठाईं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ईशानी विरोध नहीं करेगी। आर्य का मुंह हैंग गया। वे सगे भाई बहन नहीं थे। अगर वे होते भी तो उसकी छाती के बीच खजाना खोजना हदों को पार करना था। जो भी हो, बस अस्पताल ही तो जाना पड़ेगा। इसे मेरे ग्रेजुएशन ट्रायल खत्म होने तक इंतज़ार करना होगा, है ना? कोई चिंता नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ दिन हैं। ईशानी मुस्कुराए। चिंता मत कीजिए भैया। सामान्य परिस्थितियों में ईशानी इसे डैड को नहीं सौंपेगी। सामान्य परिस्थितियां। आर्य ने ईशानी को उस नज़र से देखा जिससे वह आमतौर पर दुश्मनों को देखता था। उसका दिल पूरी तरह से काला था। वह क्या करने की योजना बना रही थी? उसे धमकी दे रही थी। वह एक मर्द था,
वह धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने भावहीन होकर कहा, तो फिर असामान्य परिस्थिति का उदाहरण क्या है? ईशानी ने अपनी उंगली से अपने होठों को थपथपाया और मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे अभी नहीं पता, इसलिए भैया आपको अभी के लिए अस्पताल भेजे जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये थोड़ा रोमांचक नहीं है? ये सिर्फ थोड़ा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। आर्य ने गंभीर चेहरा बनाए रखने की कोशिश की और तंज कसा, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे बुरे कामों के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ईशानी ने ये सुना और जानबूझकर अपना सीना थोड़ा और उठाया। आर्य को दयनीय रूप से देखते हुए कहा, ईशानी तैयार है कि भैया इसे किसी भी समय वापस ले लें? भाड़ में गया वापस लेना। वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसे लगा कि भले ही उसका बॉडी रिफाइनमेंट परफेक्शन तक पहुंच गया हो, लेकिन उसके गाल इतने मोटे नहीं थे, बेशर्म नहीं था। बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में उन दोनों ने अपना सामान्य अभ्यास शुरू किया। हालांकि आर्य ईशानी की हरकत से नाखुश था, फिर भी उसने उसे गंभीरता से सिखाया क्योंकि यह उसके भविष्य से संबंधित था। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि फ़ोन वाटरप्रूफ न हो और पसीने से खराब हो जाए। ईशानी आर्य से प्रभावित थी और उसने अपनी फाउंडेशनल मूवमेंट तकनीक और पाम तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। वह बहुत अभिमानी थी। चूंकि आर्य ऐसा कर सकता था तो कोई कारण नहीं था कि वह नहीं कर सकती। दोनों तकनीकें महारत में थीं, उसे बस एक अवसर की आवश्यकता थी। उसने हमेशा की तरह हमला किया और आर्य ने उसकी कमियों को बताते हुए चकमा दिया। आर्य ने आश्चर्य के साथ पाया कि विंड कंट्रोल गॉड आर्ट की वजह से वह ईशानी के हमलों से हवा के प्रवाह को महसूस कर सकता था। यह आंखों से देखने से ज़्यादा स्पष्ट था। अपनी गति में वृद्धि के साथ आर्य को नहीं पता था कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता तो वह कितना शक्तिशाली होता। कम से कम ईशानी दोनों आंखें बंद करके भी उसे छू नहीं पाती। आधे घंटे बाद ईशानी जमीन पर लेटी हुई हौंफ रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसके शॉर्ट्स और सिंगलेट उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे, जिससे वह बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने आर्य की ओर देखा और कहा, भैया वास्तव में नहीं जानते कि लड़कियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। हे ईशानी अधिक विनम्र और दयालु होने की कोशिश कर सकती है। आर्य ने वापस तंज कसा। वह सोच रहा था कि क्या फ़ोन खराब हो गया है। आर्य ने ईशानी की छाती पर नज़र डाली। फ़ोन वाटरप्रूफ है। ईशानी मुस्कुराए। आर्य बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बस मुड़ गया और कहीं और देखने लगा। एक पल के आराम के बाद आर्य उठा और हवेली लौटने से पहले नहाया। ये देखकर कि आर्य चला गया है, ईशानी ने सावधानी से अपनी क्लीवेज से फ़ोन निकाला और प्ले दबाया। विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड में आर्य की आवाज़ बार बार गूंजने लगी। ईशानी के होंठ एक सुंदर मुस्कान में बदल गए। काफ़ी देर बाद ईशानी नहाने गई और हवेली वापस जाने से पहले फ़ोन को सावधानी से अपने पास छिपा लिया। चूंकि सोमवार था, नाश्ता करने के बाद आर्य और ईशानी स्कूल गए। उसे वास्तव में सोमवार को स्कूल जाना नफरत था। ये सोचकर आर्य को गारंटीड एडमिशन पाने के लिए और भी अधिक प्रेरणा मिली। उस तरह वह एक अतिरिक्त महीने के लिए खेल सकता था। वह बस इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित था। सीड टूर्नामेंट में आर्य के प्रदर्शन के कारण ईशानी के प्रशंसकों का आर्य के प्रति रवैया बहुत बदल गया था। वे उसे अपने आदर्श की तरह मानते थे। आर्य बाहर से भावहीन था, लेकिन अंदर से वह काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा था। उनमें काफ़ी प्यारी लड़कियां भी थीं। हालांकि उसके नेक चरित्र ने उसे हमेशा इसका इस्तेमाल कुछ सुखद समय बिताने के लिए करने से रोका। क्लास में वापस जाकर सुबह हमेशा की तरह लिटरेचर क्लास थी और दोपहर में मार्शल आर्ट्स क्लास। मार्शल आर्ट्स क्लास में ज़्यादातर आकाश, जूही और लियो मिलकर आर्य पर हमला कर रहे थे, जबकि श्रीमान ली एक तरफ से सुझाव दे रहे थे। श्रीमान ली को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वे आर्य को कोई सुझाव नहीं दे पा रहे थे। मार्शल तकनीक के मामले में आर्य परफेक्शन में था, जबकि वे कुछ दशकों के बाद भी केवल ग्रेट मास्टरी में थे। टैलेंट के मामले में रहने दो, यह उनके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्हें लगा कि वे कम से कम लड़ाई के अनुभव में सुझाव दे सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने पाया कि आर्य का लड़ाई का अनुभव उनसे अधिक था। ऐसा लग रहा था कि केवल उनका लेवल आर्य से ऊंचा था। इस तरह वे अभी भी शिक्षक कैसे हो सकते थे? आर्य को उन तीनों को आसानी से हराते देख श्रीमान ली ने भौहें सिकोड़ीं। आर्य बहुत मजबूत था, ऐसी ट्रेनिंग व्यर्थ थी। आर्य, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ स्पारिंग करूं? एक पल सोचने के बाद श्रीमान ली ने आखिरकार यह फैसला किया। इस बात ने सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी कर दीं। स्पारिंग सिखाना नहीं। हर कोई आर्य को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई देवता हो। हे भगवान, मैं पहली बार किसी छात्र को शिक्षक के साथ स्पारिंग करते हुए सुन रहा हूं। हम सब स्कूल जा रहे हैं, तो आर्य इतना उत्कृष्ट क्यों है? शायद उसके पास गुप्त रूप से ट्यूटर थे। मुझे लगता है कि यह लुक्स की बात है।
आखिरकार वह आप सभी से ज़्यादा हैंडसम दिखता है, एक छात्रा ने आर्य को घूरा और बड़बड़ाए। बकवास, मैं बहुत हैंडसम हूँ। इतना ही नहीं, मैं बहुत लंबा हूँ। उफ, ज़्यादातर लड़कियों ने झुंझलाहट के साथ कहा। केवल कुछ छात्राओं की नज़रें चमकती हुई आंखों के साथ उस पर टिकी रहीं। कुछ उलझन में थीं। बहुत लंबा, क्या बहुत लंबा है? उन सभी को कैसे पता लगता है? अगर वह पूछती तो क्या वह बेवकूफ़ लगती? आर्य ने श्रीमान ली को देखा। सच कहूँ तो श्रीमान ली एक महान शिक्षक थे। भले ही यह पुरस्कारों के लिए हो, उन्होंने हमेशा अपने छात्रों के प्रति जिम्मेदारी से काम किया। भले ही इसे स्पारिंग कहना और सिखाना नहीं, शिक्षक की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने इसे सामने रखा। श्रीमान ली मुस्कुराए। मेरा अनुमान है कि तुम्हें शायद मार्शल वॉरियर स्टेट में कोई मैच नहीं मिल सकता, कम से कम हमारे स्कूल में तो नहीं। तुम शायद किसी भी निम्न स्तरीय स्पिरिट मार्शल स्टेट का मुकाबला कर सकते हो। मैं स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 6 हूँ। स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 6? तो बूढ़ेली वास्तव में इतने मजबूत थे। इससे आर्य को तसल्ली हुई। वह बूढ़ेली को पीटने और उनकी नाक कटवाने से डर रहा था। तो कृपया मुझे सुझाव दें। आर्य मुस्कुराया। शिट, वह सच में मान गया। सब लोग आ जाओ, देखो, बूढ़ेली भैया आर्य से लड़ रहे हैं। सच में, भैया आर्य बूढ़ेली से लड़ रहे हैं। सब लोग आ गए। ये देखने लायक एक मज़ेदार मैच होगा। कुछ लोगों ने पहले ही अपने कैमरे निकाल लिए थे, इसे ऑनलाइन पोस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच आकाश, जूही और लियो ने पीछे हटने से पहले एक दूसरे को देखा। छात्रों ने 100 मीटर के दायरे में एक घेरा बना लिया। श्रीमान ली ने कोमलता से आर्य को देखा। यह उनका सबसे गौरवशाली छात्र था। हालांकि उसने अपनी क्षमता बाद में दिखाई, लेकिन उसका चरित्र शांत और विनम्र था। मैं शुरुआत में तुम्हारे साथ लड़ने के लिए खुद को लेवल 1 स्पिरिट मार्शल स्टेट की शक्ति तक सीमित रखूंगा। श्रीमान ली मुस्कुराए। आर्य को नहीं पता था कि वह कितना मजबूत है। स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 1 बुरी शुरुआत नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद सर। श्रीमान ली मुस्कुराए और एक मुद्रा में आ गए। सावधान रहना। फिर उनका विद्वान जैसा स्वभाव अचानक ईथर हो गया। उन्होंने अपने पैरों से जमीन पर थपकी दी और उनका शरीर बहती रोशनी में बदल गया और तुरंत आर्य के सामने प्रकट हुआ। उनकी हथेली आर्य की छाती की ओर बढ़ी। आर्य मुस्कुराया। ये गति उसके लिए बहुत धीमी थी, लेकिन उसने चकमा न देने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और सफ़ेद रोशनी छोड़ते हुए वार किया। उसने सीधे टकराने का फैसला किया। श्रीमान ली की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका छात्र उनकी स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 1 की शक्ति के साथ सीधे भिड़ेगा। लेकिन ये सोचते हुए कि कैसे उनके छात्र ने लेवल 5 की शक्ति के साथ लेवल 8 के ब्लेड डीमन रेस को मार डाला था, उन्हें इतना झटका नहीं लगा। हालांकि मार्शल वॉरियर स्टेट और स्पिरिट मार्शल स्टेट के बीच के अंतर को इतनी आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। एक साधारण लेवल 1 स्पिरिट मार्शल स्टेट आसानी से 10 लेवल 9 मार्शल वॉरियर्स को हरा सकता था। सबकी नज़रों के सामने मुट्ठी और हथेली आपस में टकराईं। धड़ाम, बाहर निकली हवा की लहरों ने छात्रों को लगातार पीछे धकेल दिया। केवल आकाश और अन्य लोग मुश्किल से टिक पाए। इस बीच श्रीमान ली का चेहरा जम गया। उनकी हथेली में उनका आत्मविश्वास उस पल टुकड़े टुकड़े हो गया जब उसने आर्य की मुट्ठी को छुआ। फिर मुट्ठी से शक्तिशाली बल एक विशाल लहर की तरह उमड़ पड़ा, जिससे उन्हें अनजाने में ही जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। श्रीमान ली की हथेली को अपंग करने के बाद आर्य का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लेवल 1 स्पिरिट मार्शल स्टेट की शक्ति इतनी कमज़ोर होगी। ये बस बहुत कमज़ोर थी। उसने खुद को बहुत बुरी तरह हारने से रोकने के लिए 5 स्टेट परफेक्शंस की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस हथेली की कमज़ोर शक्ति ने उसे चौंका दिया। लेकिन इस पल वह अपनी मुट्ठी के बल को वापस नहीं ले सकता था। आर्य तुरंत चिंता करने लगा। क्या होगा अगर उसने गलती से अपने शिक्षक को भारी चोट पहुंचा दी? अचानक श्रीमान ली की हथेली से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। शिट! आर्य का चेहरा हरा पड़ गया। वह ऐसी शक्ति के खिलाफ खुद को रोक नहीं सकता था। इस प्रकार हवा की लहरें और भी चौंकाने वाली हो गईं। आकाश और अन्य लोग हिलने के लिए बहुत चौंक गए थे, लेकिन पीछे उड़ गए। सभी ने ठंडी सांस ली। स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 1 वास्तव में भयानक है। पूरी ताकत का उपयोग करने के बावजूद आर्य स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 6 की शक्ति को रोकने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार वह उड़ गया। हालांकि हवा में शक्तिशाली स्पिरिट शक्ति आर्य की त्वचा से कमजोर हो गई थी, और एक बार जब यह उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो यह मांसपेशियों और हवा से एक बार फिर कमजोर हो गई। एक बार जब यह उसकी हड्डियों और आंतरिक अंगों तक पहुंची तो यह उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन फिर भी बहुत दर्द हुआ। आर्य हवा में लुढ़का और जमीन पर उतरा। इस बीच श्रीमान ली का दिल 2 सेकंड के लिए रुक गया। वह एक लेवल 6 स्पिरिट मार्शल स्टेट का हमला था। चाहे आर्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भारी चोट सबसे अच्छा परिणाम था।
भले ही भारी चोट सबसे अच्छा परिणाम हो, लेकिन आर्य इसके साथ ग्रेजुएशन ट्रायल में नहीं जा पाएगा। ये बस एक सप्ताह दूर था। उन्होंने, श्रीमान ली ने, गलती से एक प्रोडिजी के तेजी से उदय को नष्ट कर दिया। शायद ये प्रोडिजी पहले ही मर चुका था। श्रीमान ली बहुत चिंतित थे। ये चिंता 3 सेकंड तक चली जब तक उन्होंने आर्य को शांति से जमीन पर उतरते नहीं देखा। श्रीमान ली, क्या बात है? भैया आर्य ठीक लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि सर ने उन पर दया दिखाए। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि वह एक लेवल 1 स्पिरिट मार्शल स्टेट का हमला था। नीचे उतरते ही आर्य ने ये सब सुना। फिर उसने ऊपर देखा और पाया कि श्रीमान ली अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। आर्य ने तुरंत नीचे देखा। यह अच्छा नहीं है। श्रीमान ली का वह हमला स्पष्ट रूप से लेवल 1 स्पिरिट मार्शल स्टेट का नहीं था। क्या पूरी तरह से ठीक दिखकर उसने श्रीमान ली की बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा दी। श्रीमान ली ने उससे स्पारिंग के लिए कहा था, इसलिए उसे शिक्षक की बहुत ज्यादा बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। आर्य ने इसके बारे में सोचा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह हथेली जितनी कोमल थी, वह उन खामोश जहरीली हथेली तकनीकों में से एक के रूप में पास हो सकती थी। उसके पास एक अच्छा विचार था। उसने अपना चेहरा पीला करते हुए अपनी छाती को पकड़ लिया। उसका शरीर कुछ कदम आगे लड़खड़ाया। ये हथेली जहरीली है। फिर वह सख्त फर्श पर मुंह के बल गिर गया। चूंकि उसका बॉडी रिफाइनमेंट काफी मजबूत था और उसकी चमड़ी मोटी बेशर्म थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। हर कोई, श्रीमान ली, सब पूरी तरह खामोश थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्य को किस भाव से देखें। श्रीमान ली का चेहरा हरा पड़ गया। वे मन ही मन गुस्से में उबल रहे थे। कैसा जहर? तुम खुद जहरीले हो। मैं घर जाकर तुम्हें अपने पूर्वजों से मिला सारा जहर दे दूंगा। जब आर्य नीचे गिरा तो उसने महसूस किया कि वहां सन्नाटा छा गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। क्या उसने अच्छी एक्टिंग नहीं की? उसे लगा कि उसने काफी अच्छी एक्टिंग की है। क्या वे अभी भी खुश नहीं थे? उफ, इंटरस्टेलर युग में अभिनेता बनना आसान नहीं था। कुछ पलों बाद आर्य ने अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी विंड कंट्रोलिंग क्षमताओं का उपयोग किया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसी की ओर देख रहा है। क्या वे उसे देख रहे थे? क्या उन्हें उसे बचाना नहीं चाहिए? मैंने बहाना भी ढूंढ लिया, जल्दी करो और आओ। आर्य थोड़ा चिढ़ गया। अपनी छाती के नीचे हाथ रखना काफी असहज था। फर्श बहुत सख्त था। हर किसी ने आर्य को देखा, जिसका उठने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और फिर बासी चेहरे वाले श्रीमान ली को। वे अपनी हंसी लगभग रोक नहीं पा रहे थे। जहां तक श्रीमान ली की बात थी, वे पूरी तरह से संतुष्ट थे कि आर्य उनके स्पिरिट मार्शल स्टेट लेवल 6 के पूरी ताकत वाले हमले के खिलाफ बिना किसी खरोंच के बाहर आ सका। उनका स्कूल वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला था। हालांकि इस छात्र का दिमाग खराब लग रहा था। कौन सा बेवकूफ़ शिक्षक छात्रों के साथ स्पारिंग करते समय जहरीली हथेली का उपयोग करेगा? उन्होंने बस चुपचाप आर्य को नाटक करते देखा। कुछ मिनट बाद, तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? इंटरस्टेलर शिप? ओह, हेवन रिवर शिप का एस रैंक कैरेक्टर। तुमने कितने पैसे खर्च किए? ये पहली फ्री ड्रॉ थी। चलो इसकी धुलाई करते हैं। आर्य, वे गेम्स के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे? कोई उसे बचाने क्यों नहीं आ रहा था? आर्य ने चीजों के बारे में सोचा। चूंकि श्रीमान ली कुछ करना नहीं चाहते थे और अन्य छात्रों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी, तो क्या वह अब उठ सकता था? वह पलटा और उन लोगों को देखते हुए अपनी आंखें कमजोर तरीके से खोलने का नाटक किया जो गेम खेल रहे थे। भैया आर्य, आप जाग गए। भैया आर्य के सोने का तरीका कुछ ठीक नहीं लगता। आर्य, वह अचानक किसी को पीटना चाहता था। ओह, तुम उठ गए। ऐसा लगता है कि मेरी जहरीली हथेली अभी तक काफी अच्छी नहीं है। आर्य मुड़ा और देखा कि श्रीमान ली उसे एक अजीब मुस्कान दे रहे थे। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। हा, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। श्रीमान ली ने आह भरी। उनका ये छात्र क्या सोच रहा था? उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, आर्य, अभी 1 सप्ताह का समय बचा है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम स्कूल में और सुधार नहीं कर सकते। कल से तुम घर पर रह सकते हो और आराम कर सकते हो। कल्टीवेशन करो। आर्य की आंखें चमक उठीं। सच में, स्कूल न आना अनगिनत छात्रों का सपना था। आर्य को इतना खुश देखकर श्रीमान ली को लगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है। उन्होंने गहरी सांस ली और दांत भींचे। हर किसी ने आर्य को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। स्कूल के बाद आर्य फिर से ईशानी को ढूंढने गया। जब वे घर पहुंचे तो आर्य ने कहा, ईशानी, कल से शुरू करके मैं घर पर कल्टीवेशन करने जा रहा हूं। तुम अकेले स्कूल जा सकती हो। ईशानी उलझन में थी। क्यों? आर्य मुस्कुराया और बोला, क्योंकि सर ने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूं। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारा भाई बहुत शानदार है। ईशानी ने ये सुना और अंततः सिर हिलाया। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जा सकती? आर्य का मुंह हैंग गया। उसकी यह बहन वास्तव में बहुत परेशानी वाली थी, लेकिन आर्य ये बात जोर से नहीं कहने वाला था क्योंकि वह अभी भी उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। वह मुस्कुराया, ऐसा कैसे हो सकता है? ईशानी बहुत समझदार है, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम मेरा इंतज़ार करो। हम ठीक है, बेशक ईशानी समझती है। हालांकि भैया को इस आखिरी सप्ताह में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आर्य मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं करूंगा। जब वह अपने कमरे में वापस गया तो अभी भी जल्दी थी। आर्य ने अपने दिमागी डायमेंशन में तैरते हुए प्रकाश के गोलों के संग्रह को देखा। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर पचाने के लिए कुछ हल्के बैंगनी गोले निकाले। उसकी वर्तमान स्थिति के साथ हल्के लाल गोलों का उपयोग करना बहुत धीमा था। बेहतर होगा कि वह अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाए और रात में कुछ हरे भेड़ियों को मारने के लिए पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में जाए। जैसे ही एक हल्का बैंगनी गोला उसके गले से नीचे उतरा, आर्य का दिमाग साफ हो गया। उसने वह सब पचाना शुरू कर दिया जो उसने सीखा था, जिसमें मार्शल तकनीक, युद्ध का अनुभव और विंड कंट्रोल गॉड शामिल थे। उसी समय आर्य ने नैना के साथ उस लड़ाई के बारे में सोचा। पावर गॉड आर्ट्स और एलिमेंटल गॉड आर्ट्स अलग थे। जिस रात उसने अपनी फाउंडेशनल मार्शल तकनीकों में परफेक्शन हासिल की थी, उसने महसूस किया था कि अगर कोई शक्ति के उपयोग का गहराई से अध्ययन करे तो वह 10 गुना या उससे अधिक शक्ति जारी कर सकता है। जब तक किसी का शरीर काफी मजबूत है, ये किसी की शक्ति में भयानक वृद्धि होगी। नैना की पावर गॉड आर्ट का उपयोग भी इसी तरह का होना चाहिए। आर्य ने अपनी मानसिक शक्ति को अपने शरीर के हर हिस्से और हर प्रणाली को महसूस करने के लिए फैलाया। उसी समय आर्य का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। फाउंडेशनल मार्शल तकनीक परफेक्शन ने उसे अपनी शक्ति को अत्यंत सटीक स्तर पर नियंत्रित करने की अनुमति दी, जबकि पूर्ण बॉडी रिफाइनमेंट ने उसके शरीर को बेहद मजबूत बना दिया। यदि वह दोनों को मिला दे तो क्या वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा? आर्य के शरीर की हर कोशिका में शक्ति उमड़ रही थी। प्रत्येक कोशिका में शक्ति की अपनी लय थी। आर्य ने उन्हें एक ही लय में गूंजने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया। धीरे धीरे उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसके पास पर्याप्त मानसिक शक्ति नहीं थी। आर्य ने पाया कि अपनी सीमाओं से परे शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और तकनीक के संयोजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। केवल इसी तरह वह अपनी क्षमता से कई गुना अधिक हमला करने में सक्षम होगा। इस पल आर्य का सिर नीचे झुक गया। हल्के बैंगनी गोले का असर खत्म हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे सांस ली। चूंकि उसे एक तरीका मिल गया था, उसे केवल अभ्यास करने की आवश्यकता थी। और चाहे वह बॉडी रिफाइनमेंट हो, मार्शल तकनीक हो या मानसिक शक्ति, वह उस स्थिति तक पहुंच सकता था जिसकी आवश्यकता थी। उसके लिए स्ट्रेंथ गॉड आर्ट में महारत हासिल करना बस समय की बात थी। अगर वह और कड़ी मेहनत करता तो एक बिग बॉस बनना जल्द ही हासिल हो जाएगा। आर्य की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने एक हल्का बैंगनी प्रकाश का गोला निकाला और कल्टीवेशन शुरू कर दिया। उसी समय लिविंग रूम में विक्रम और सुनीता घर आ चुके थे। सुनीता ने रात का खाना बनाया और देखा कि ईशानी आ गई है, लेकिन आर्य नहीं। उन्होंने पूछा, ईशानी, आर्य कहाँ है? वह शायद अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा है, ईशानी ने कहा। विक्रम मुस्कुराए, वह बच्चा वापस मार्शल आर्ट्स का दीवाना बन गया है। ये बहुत अच्छा है। उफ, नहीं, मेरा मतलब अच्छा नहीं है। जब से वह बच्चा बदला था, उनकी लाडली बेटी उनसे दूर होती जा रही थी। वाकई आर्य का मार्शल आर्ट्स का दीवाना होना ही बेहतर था। ईशानी ने यह सुना और उसका मुंह हैंग गया। वह लड़का अब बहुत बेशर्म हो गया है, उसने सोचा। वह पहले जैसा सभ्य नहीं रहा। चूंकि वह कल्टीवेशन कर रहा है तो उसे परेशान नहीं करते हैं। चलो बस खाते हैं, मैं उसका हिस्सा बचाकर रखूंगी। जब वह फारिग होगा तो वह उसे गर्म करके खा सकता है, सुनीता मुस्कुराई और बोली। आर्य स्ट्रेंथ गॉड आर्ट की खोज में पूरी तरह से लीन था। वह एक एक करके बैंगनी गोले खाता गया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसे अचानक एहसास हुआ कि अंधेरा हो चुका है। हुफ, आर्य ने अपने उत्साह को दबाया और धीरे धीरे सांस ली। थोड़े ही समय में वह एक स्ट्रेंथ गॉड आर्ट हासिल करने में सक्षम होगा। शायद ये नैना द्वारा प्रदर्शित विस्फोटक शक्ति के समान नहीं होगा, लेकिन ये काफी हद तक वैसा ही होगा। इस पल आर्य का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना हाथ हिलाया और एक हल्की हवा फोन को उसके हाथों में ले आई। उसने पाया कि यह विंड कंट्रोलिंग शक्ति आलसी लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। वह हवा से जो चाहे मंगवा सकता था। उसने फ़ोन खोला और एक मैसेज देखा। यह अलीशा का था। अलीशा, सीनियर भैया, क्या आप वहाँ हैं? साथ में एक प्यारा इमोजी। आर्य की आंखें चमक उठीं। क्या उसने सामग्री की सूची तैयार कर ली थी? उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ। फिर तुरंत आर्य को खूंखार जानवरों और स्पिरिट जड़ी बूटियों की एक लंबी सूची मिली।
अलीशा, सीनियर भैया, ये वो सामग्रियां हैं जिनका जूनियर उपयोग करने का इरादा रखती है। वहाँ कुछ खूंखार जानवर काफ़ी उच्च स्तर के हो सकते हैं, लगभग हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट, बस स्थिति के आधार पर जो मिल सके ढूंढ लीजिए। आर्य, मैं समझ गया। उसने पहले ही सभी सामग्रियों के लिए कई सेट तैयार करने का मन बना लिया था। हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट्स, वे हाई लेवल स्पिरिट मार्शल स्टेट के बराबर खूंखार जानवर थे। वे निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट होंगे, है ना? ऐसा लग रहा था कि उसे और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं, आर्य, एक खाद्य शिकारी हूँ। खाने के लिए मैं अथक हूँ। अलीशा, क्या सीनियर भैया अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं? आर्य, मैंने अभी अभी कल्टीवेशन खत्म किया है और खाने जा रहा हूँ। अलीशा, तो मैं सीनियर भैया को परेशान नहीं करूँगी। गो सीनियर भैया, वो। आर्य, शुक्रिया जूनियर। मैं सामग्रियाँ तैयार करना सुनिश्चित करूँगा। अलीशा, हे, तो जूनियर इंतज़ार करेगी। आपको सच में जाकर खाना चाहिए, सीनियर भैया। बाय। आर्य मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि यह जूनियर वास्तव में परवाह करने वाली है। आर्य नीचे जाने लगा। वह सोच रहा था कि क्या माँ ने उसके लिए कुछ छोड़ा है। अगर नहीं, तो उसे खाना ऑर्डर करना होगा। गनीमत थी कि उसने पाया कि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ खाना छोड़ा है। उसने उसे गर्म किया और अपने कमरे में वापस जाने से पहले जल्दी से खा लिया। ये जानने के बाद कि सामग्री सूची में हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट्स हैं, आर्य के पास अपने कल्टीवेशन के लिए अतिरिक्त प्रेरणा थी। वह उस नुकसान की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जो उसे अच्छा स्पिरिट खाना न खा पाने पर महसूस होगा। उसने अपनी टांगें मोड़ लीं और फिर से पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। शायद इसलिए कि वह मजबूत हो गया था, वह जल्दी से हरे भेड़ियों का सामना करना पसंद करता था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की हवा गुजरी। कुछ 100 मीटर के दायरे की जानकारी उसके दिमाग में आ गई। उसे कुछ सुपर विशाल खरगोश मिले और उनमें से एक जैकहैमर में बदल गया। हालांकि आर्य की खरगोशों में रुचि खत्म हो गई थी। उसने उन्हें जाने देने और अपनी सौहार्दपूर्ण नज़रें दूसरे शिकार की ओर भेजने की योजना बनाई। आर्य चलते चलते हवा के साथ आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा था। उसने पाया कि ऐसी गॉड आर्ट असीमित नहीं थी। गॉड आर्ट्स के उपयोग से उसका स्टेमिना और मानसिक शक्ति खत्म हो जाएगी। चूंकि आर्य अभी तक स्पिरिट मार्शल स्टेट में नहीं था, उसे नहीं पता था कि क्या ये स्पिरिट पावर का उपयोग करेगा। आर्य लापरवाही से इधर उधर घूमता रहा और आधे घंटे बाद उसे बड़ी संख्या में खरगोश और साथ ही काले कुत्तों का झुंड मिला। उसे कुछ हरे भेड़िए भी मिले, लेकिन वे 3 के समूह में रहते थे। आर्य को भरोसा नहीं था कि वह एक साथ 3 का मुकाबला कर सकता है। एक और आधे घंटे तक चलने के बाद आर्य की आंखें चमक उठीं। उसकी नज़रें अपनी बाईं ओर 100 मीटर दूर 2 मीटर लंबी घास के एक टुकड़े पर टिक गईं। एक अकेला हरा भेड़िया। हरे भेड़िए ने उसे स्पष्ट रूप से देख लिया था क्योंकि वह धीरे धीरे घास से बाहर निकल रहा था। ये भेड़िया कल वाले से थोड़ा बड़ा था। आमतौर पर एक ही प्रजाति का जानवर जितना बड़ा होता था, वह उतना ही मजबूत होता था। अगर यह कल होता तो आर्य शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से अलग थी। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी बैटल मोड में प्रवेश किया। जैसे ही आदमी और भेड़िया एक दूसरे को घूर रहे थे, माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक पल बाद आर्य की आंखें चमकीं और उसके शरीर के चारों ओर सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। उसी समय हवा के झोंके उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। किर्रच, हवा में हल्की चटकने की आवाज़ हुई और आर्य तुरंत भेड़िए के बाईं ओर प्रकट हुआ। धड़ाम, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारा जिसके चारों ओर हवा घूम रही थी। आर्य के पूरी ताकत वाले मुक्के ने हवा को चीर दिया। दुनिया में गड़गड़ाहट गूंज उठी और भेड़िए की कमर पर प्रहार किया। आओ! अत्यधिक खतरे ने भेड़िए के रोए खड़े कर दिए। उसने एक खूंखार दहाड़ छोड़ी क्योंकि उसके पूरे शरीर पर हरी रोशनी चमक उठी। वह अपनी जगह से गायब हो गया। धड़ाम, आर्य का मुक्का चूक गया। भयानक मुक्के की ताकत ने जमीन में 12 मीटर का गड्ढा बना दिया। यहाँ तक कि निम्न स्तरीय स्पिरिट मार्शल स्टेट भी ऐसी विनाशकारी शक्ति को देखकर चकित रह जाएंगे। पकड़ लिया। आर्य थोड़ा मुस्कुराया। हरे भेड़िए विंड एलिमेंट के स्वामी थे। वे बेहद तेज थे। कल उस भेड़िए ने अपनी गति से आर्य को लगभग मार ही डाला था। आज भेड़िया ज़्यादा मजबूत था, लेकिन उसकी गति भी बहुत बढ़ गई थी। वह बस मुश्किल से तालमेल बिठा पा रहा था। सब कुछ ठीक था जब तक वह तालमेल बिठा पा रहा था। मुक्के की ताकत फट पड़ी और आर्य की आकृति हरे भेड़िए के साथ गायब हो गई। फिर हवा में टकराव की आवाज़ें आईं। आदमी और भेड़िया कुछ 100 मीटर के दायरे में कहीं भी दिखाई देते और गायब हो जाते। दोनों के बीच टकराव ने हवा की लहरें पैदा की जिसने आसपास की सभी घास को उड़ा दिया। शक्तिशाली विस्फोट ने कुछ किलोमीटर के दायरे में सभी खरगोशों को अपने कान खड़े करने पर मजबूर कर दिया। फिर वे बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। ओह माय, खरगोशों ने सोचा, बड़े बॉस लड़ रहे हैं।
विस्फोट दूर दूर तक फैल गया, जिससे काले कुत्ते, हरे भेड़िए और अन्य शक्तिशाली जानवरों का ध्यान आकर्षित हुआ। हालांकि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार अलग अलग जानवर अलग अलग चीज़ों का शिकार करना चुनते थे। लड़ाइयाँ बहुत ही आम थीं। जब तक लड़ाई उन पर असर नहीं डालती, वे जैसे चाहें लड़ सकते थे। दर्जनों बार टकराने के बाद आदमी और भेड़िए ने प्रतिक्रिया बल का फायदा उठाया और एक दूसरे से अलग होकर जमीन पर उतरे। आर्य ने हौंफते हुए हरे भेड़िए को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। सिर्फ एक दिन में वह एक हरे भेड़िए के साथ सीधे लड़ने में सक्षम हो गया था। कल उसे बुरी तरह पीटा गया था और उसके आंतरिक अंगों के रिफाइन होने के कारण उसके पास हरे भेड़िए की तुलना में अधिक स्टैमिना था। हालांकि वे अब बराबरी पर थे। अगर चीजें जारी रहीं तो भेड़िया आर्य का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आर्य की आंखें ठंडी थीं। उसने भेड़िए को आराम करने का मौका नहीं दिया और एक बार फिर आगे बढ़ा। आओ! भेड़िया दहाड़ा और आगे भी बढ़ा। आर्य का चेहरा शांत था। चूंकि भेड़िए से कोई खतरा नहीं था, उसने अपनी नई तकनीक का अभ्यास शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उसने स्ट्रैंथ गॉडार्ट में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन वह अपनी ताकत थोड़ी बढ़ा सकता था। उसकी मानसिक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढकना शुरू कर दिया। फिर उसका दिमाग, शरीर और तकनीक आपस में मिल गए। आर्य की आंखों में सफ़ेद रोशनी चमक उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और मुक्का मारा। धड़ाम! मुट्ठी एक विशाल ड्रैगन की तरह दहाड़ी। मुट्ठी से सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। ताकत बाहर निकली और जहां भी गुजरी, घास और गंदगी उड़ गई। भयानक मुक्के की ताकत ने जमीन पर एक लंबा निशान बना दिया और हरे भेड़िए की ओर बढ़ गई। हरे भेड़िए की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि भयानक ताकत ने उसे लॉक कर दिया था। वह केवल अपनी प्रवृत्ति के आधार पर पलटवार कर सकता था। उसके शरीर से हरी रोशनी फूट पड़ी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और आसपास का सारा वायु प्रवाह उसमें समा गया। उसके मुंह में एक अत्यंत घनी और रिफाइंड हरी ऊर्जा की गेंद दिखाई दी। गेंद के अंदर तेजी से घूमती हुई हवा देखी जा सकती थी। इसने सरसराहट की आवाज़ें भी कीं। हरे भेड़िए की आंखें खूंखार लग रही थीं क्योंकि उसने ऊर्जा की गेंद को थूक दिया। पारदर्शी मुक्के की ताकत ऊर्जा की गेंद से टकराए। धड़ाम! धड़ाम! उस पल हरी रोशनी फट पड़ी और पूरे स्थान पर छा गई। फिर एक कान फोड़ देने वाला विस्फोट हुआ। एक शक्तिशाली दबाव सभी दिशाओं में फैल गया। हरी रोशनी के शांत होने के बाद कोई देख सकता था कि परिदृश्य बर्बाद हो गया था। 30 मीटर की खाई बन गई थी। पास की सारी घास हवा के दबाव और बची हुई ऊर्जा से धूल में मिल गई थी। यहाँ तक कि धरती भी गहराई तक खुद गई थी। यह एक अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति थी। जैसे ही विस्फोट रुका, आर्य गायब हो गया। उसे हवा की तरह तेज और आग की तरह भयंकर हमला करना होगा। उसकी नज़र में वे बेवकूफ़ जो उपन्यासों के मुख्य पात्रों को हताश स्थितियों में मजबूर करते थे और बात करने और कूल बनने के लिए रुकते थे, वे बस बेवकूफ़ थे। सरल शब्दों में, बस लड़ो। हरे भेड़िए ने अभी अभी एक शक्तिशाली हमला किया था, इसलिए वह कमज़ोर महसूस कर रहा था। हालांकि आर्य के पास मजबूत स्टैमिना था और थोड़ा थका हुआ महसूस करने के बावजूद वह फिर भी दौड़ा। वह तुरंत भेड़िए के बगल में दिखाई दिया और अपने दाहिने पैर से चाबुक की तरह लात मारी। इससे पहले कि भेड़िया चकमा दे पाता, उसका पैर उसकी कमर पर लगा। धप! हरे भेड़िए के शरीर में ताकत भर गई। उसका विशाल शरीर हवा में उछल गया और हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई। आंतरिक अंगों के साथ मिला हुआ खून उसके मुंह से निकला, जो आसमान में फैल गया। दूर जमीन पर गिरने से पहले उसके शरीर ने आसमान में एक विशाल चाप बनाया। हालांकि आर्य का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने जमीन पर थपकी दी और उस जगह से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह हरे भेड़िए के ठीक नीचे था। मुक्का! विंड एलिमेंट के साथ मिश्रित मुक्के की ताकत भेड़िए के शरीर पर लगी। हालांकि वह हवा को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसे घूमती हवा को शांत करने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता होगी। जहां तक भयानक मुक्के की ताकत की बात है, इसने उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसे पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। आओ! धप! भेड़िया कराह उठा। मुक्के की ताकत के परिणामस्वरूप वह दसियों मीटर तक ऊपर उड़ गया, इससे पहले कि वह जोर से जमीन पर गिरे और एक गड्ढा बना दे। आर्य ने मरे हुए भेड़िए को देखा और धीरे धीरे सांस ली। लगातार शक्ति के विस्फोटों के बाद वह थकान महसूस कर रहा था। जैसे ही हरा भेड़िया धीरे धीरे धूल में बदला, 6 लाल गोले दिखाई दिए। 2 बैंगनी गोले और एक विंड एलिमेंट का गोला भी था। आर्य ने खुशी खुशी उन्हें उठा लिया। अब से मैं खरगोश शिकारी नहीं बल्कि हरा भेड़िया शिकारी हूँ। वह आखिरकार फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर नहीं था। पिछले महीने में जिन तरीकों से उसकी मौत हुई थी, उनके बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हरे भेड़ियों के विंड ब्लेड से आसानी से मारा गया था, बड़े कुत्तों द्वारा काट काट कर मारा गया था, बाघों की आग से जलकर मरा था और विशाल सुनहरे बाजों के पंजों से मारा गया था।
सबसे बुरा तब था जब वह खरगोश के बिल से बाहर आया, उसके ऊपर आसमान काला हो गया और फिर कुछ नहीं बचा। जब वह जागा तो उसे लगा कि उसका शरीर कुचला गया है। शायद किसी राहगीर ने उस पर पैर रख दिया था, लेकिन वे दर्दनाक यादें अब खत्म हो गई हैं। वह आज से एक नए भविष्य का स्वागत करेगा। अब वह आखिरकार अपना सिर उठा सकता था और खरगोशों को नीची नज़र से देख सकता था। मैं अब तुम्हारे जैसा नहीं हूँ।